अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको रीमा शो में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, किसी मुआशरे या मुल्क की इंसानियत और रहमदिली का अंदाज़ा लगाना हो तो सलूक का मुशाहिदा करें जो वो जानवरों, बच्चों और औरतों से रवा रखता है। सिनफ़ नाज़ो की नज़ाकत का तकाज़ा है कि उसका एहतराम किया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी कफ़ालत की जाए, उसे जुल्म और ज़्यादती से बचाया जाए। सद अफसोस है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 21वीं सदी में कानून नाफिज करने वाले इदारों के होते हुए आज भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसानियत के नाम पर एक दाग है। औरतों से अब भी ज़्यादती की ऐसी मिसालें हैं जो शर्मनाक भी हैं और हैरतनाक भी। मेरी आज की मेहमान महज एक शख्सियत नहीं बल्कि एक अलामत है, औरत के साथ होने वाले जुल्म की, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ की। आइए मिलते हैं उस बहादुर औरत से जो आज भी अपने साथ होने वाली ज़्यादती और जुर्म के ख़िलाफ़ कोशा है, इंसाफ की तालिब है। मिलते हैं मुख्तारा माही से। जब मुझ पे बुरा वक्त आया तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, माँ ने हौसला दिया और सारी दुनिया ने मेरा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुख्तारा, एक तवील मुकदमे का अभी हाल ही में फ़ैसला सुनाया गया। उसमें जो 16 मुजरिमान थे उनमें से सिर्फ एक उम्र कैद की सज़ा दी गई, बाकियों को बरी कर दिया गया। क्या आप इस फ़ैसले से मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 मुसलमान थे। क्योंकि मैं बिल्कुल इस फैसले पे मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये फ़ैसला 2005 में भी आया था और जिसके दोबारा सोमोटोस नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे 100% यकीन था कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं जो है ना इस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लूँगी। दूसरी बात ये भी थी, ये भी मुझे 100% यकीन था जब चीफ जस्टिस साहब खुद अपने उसके लिए बाहर निकले, तो तब मैं मुल्तान इनकी रैली पे गई, तो वहाँ पर मुझे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई। तो कहता है, बेटा आप भी इंसाफ के लिए सड़कों पे आई हैं, मैं भी इंसाफ के लिए सड़कों पे आया हूँ, तो मुझे भी इंसाफ मिलेगा, आपको भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। उनको तो अपना इंसाफ तो मिल गया है, लेकिन एक गरीब औरत का इंसाफ उसको भूल गया है। मुख्तारा, इतनी तकलीफ़ से आप गुजरी हैं, मैं उस तकलीफ़ को तो बिल्कुल दोहराना नहीं चाहूँगी, मगर क्या इंसिडेंट्स था जिसकी वजह से आपको उस अज़ियत से गुजरना पड़ा? क्या गलती की थी आपके भाई ने? मेरा भाई जो था ना, छोटा भाई है 12 साल का, उसी टाइम 12 साल का था। अब तो 9 साल मज़ीद गुजर गए हैं, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। तो उसी टाइम 12 साल उसकी उम्र थी। वैसे भी हमारी 2002 की बात? 2002 में। तो उम्रों का वैसे तो पता नहीं होता हमारे यहाँ, क्योंकि इससे एक चीज़ से पता चलता है, जो लड़कों की उम्र है वो जो है ना काउंसिल में लिखवाते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं। जो लड़कियों की है वो नहीं करवाते हमारे इसमें गांव में, आपके इलाके में। तो वहाँ से पता चला उसकी उम्र जो है ना निकलवाई गई तो 12 साल निकली, 12 साल का था। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगवाया, अपनी एक लड़की थी सलमा नामी, तो उसके ऊपर जो ये जो है ना इनका ताल्लुकात हैं। पहले उन्होंने कहा इनके ताल्लुकात हैं इनके, तो दूसरी मर्तबा का 12 साल के बच्चे के साथ ताल्लुकात? हाँ, उनके। लड़की की क्या उम्र थी? लड़की की उम्र थी तकरीबन 21-22 साल, शायद 83 थी। 21-22 साल लड़की छोटी है ना, मुझसे छोटी है, उसकी उम्र की थी। और मेरा भाई जो है ना हमारे तकरीबन कोई 6वें नंबर पे है, छठे नंबर पर 12 साल का बच्चा, और उसका ताल्लुक बताया गया एक 22 साल लड़की के साथ। क्या उस बच्चे ने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको इतनी कड़ी सजा दी? उन्होंने जो बाद में साबित हुआ ना, वो ये हुआ, जब ये मेरे साथ भी हो गया, पंचायत भी होगी, बाद में जब बच्चे को भी थाने में ले गए, वहाँ पर जब बच्चा वापस आया ना, तो उन्होंने बताया मेरे साथ भी ज़्यादती की थी। तो उनकी ज़्यादती साबित भी हुई थी कि मेडिकल बोर्ड बैठा था और उस लड़की का भी मेडिकल हुआ था, उस बच्चे का भी मेडिकल हुआ था। तो उस बच्चे के साथ जो 3 बंदों ने ज़्यादती की वो भी साबित हुई, मेडिकल बोर्ड ने साबित
کی، اور اس کے بعد ان جو مجرم تھے اس کے لڑکی والے جو تھے ان کے جانب سے 3 لوگوں نے بچے کے ساتھ زیادتی کی. بچے کے ساتھ زیادتی کی. بچے کی طرف سے ایسا کوئی نہیں تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہوا، لیکن لڑکی کا انہوں نے کہا نہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. وہ بھی میڈیکل نے یہ ثابت کر لیا. وہ میڈیکل رپورٹس آپ کے پاس تھی؟ ہاں بالکل تھی، عدالت میں ہیں، کورٹ میں ہیں میڈیکل. اس حوالے سے کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا گیا اس وقت؟ شکور کا کیا گیا تھا، کروایا تھا. ان کے ملزموں کو سزا بھی ملی ہے، وہ اپنی سزا پا چکے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی؟ یہ تو جب شکور تھانے میں تھا نا، یہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے سمجھ سے تھوڑا سا، کیونکہ اتنا وہ ہے. جب یہ واقعہ ہوا تقریباً ظہر کا ٹائم تھا، اسی ٹائم یہ واقعہ ہوتا ہے. عصر کے ٹائم تک پولیس کو پتہ چلتا ہے، پولیس آتی ہے، پھر کافی دیر پولیس کی وہ چلتی رہتی ہے. اس کے بعد پولیس والے شکور کو نکال کے لے جاتے ہیں. پیچھے جو ہے نا پنچایت بیٹھتی ہے، وہ تھانے میں ہوتا ہے. اب ہمیں تو نہیں ملنے دیتے جو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمیں تو یہی پتہ ہے جو بلیہا وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا تعلقات ہیں اس لڑکی کے ساتھ. مختارہ، آپ کے جو مقدمے کا فیصلہ کیا گیا، آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے ہمارے معاشرے کو کیا پیغام ملا ہے؟ دیکھیں، ہماری جو خاص کر پاکستانی عورتیں ہیں، جو پہلے تو کہتے تھے اب سب لوگ عورتیں آواز نہیں اٹھاتی، عورتیں اپنی انصاف کے لیے باہر نہیں آتی. اب تو پچھلے 9-10 سال سے عورتیں باہر آتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو انصاف نہیں ملتا. 9 سال کی ایک عدالت جانا آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. چلو میں ایک اپنی طرف سے میں کہوں، میرے ساتھ پوری دنیا تھی، آپ جیسے لوگ تھے. جو ایک اکیلی عورت ہوتی ہے وہ جاتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن 9 سال کے باوجود بھی ایک عورت کو انصاف نہ ملے. پاکستانی عورت کہاں سے لائے گی انصاف، کہاں سے مانگے گی انصاف؟ مختارہ، آپ نے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اکیلے لڑی ہے. اس جنگ میں کس نے آپ کا ساتھ دیا اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، میں کوئی خاص نام، کوئی خاص NGOs جو آپ کے ساتھ جنہوں نے سٹینڈ کیا؟ خاص بھی ہیں، بالکل ہیں. کیونکہ میں جب شروع کیا تھا، خاص کر میں جہاں سے مجھے حوصلہ آیا تھا، میں جب تھانے پہ گئی تھی تو میں کوئی اپنی انصاف لینے نہیں گئی تھی. حقیقت ہے اسی وقت میں اس لیے گئی تھی کیونکہ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی. میری ماں جو ہے نا مجھے کافی روکتی تھی، تو میں اس وجہ سے گئی تھی. انہوں نے کہا یہ تھانے میں گئے تو ہم لوگ اس کو قتل کر دیں گے. تو میں اس وجہ سے گئی تھی، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، میری جان چھوٹ جائے گی. مخالف قبیلے والوں کی طرف سے دھمکی تھی؟ انہوں نے کہا تھا، لیکن میں گئی اپنے آپ کو مجھے قتل کر دیں گے. تو میں یہ نہیں سوچ کے گئی تھی میں اتنی کوئی مجھے ہمت ہوگی، لیکن یہ مجھے ہمت اپنی ماں سے ملی، اللہ تعالیٰ نے دی. اس وقت آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ دوسرا جو یہ تنظیموں کے لوگ ہیں، کوئی خاص نام جو آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہو؟ اسی وقت اتنا میرے ذہن میں نہیں آتا ہے. اب تو سب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بھی آئے تھے، لیکن اسی وقت مجھے یہ پہچان نہیں تھی. لیکن کافی سارے لوگ تھے، جیسے مولوی رزاق صاحب تھے، اور مرید عباس صاحب تھے، ایک صحافی ہیں، رانا منان صاحب تھے، صحافی ہیں وہ بھی، اور باقی تنظیموں کے لوگ جیسے دوسرے دن مصطفیٰ بلوچ صاحب ہیں، اور فرزانہ باری صاحبہ ہیں. کافی سارے ایسے لوگ ہیں، انیس ارون صاحبہ ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ ہیں، اور ہینا جیلانی صاحبہ ہیں. ان کافی سارے لوگوں نے، ملتان سے بھی کافی سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں نے دیکھ کے ہمت پکڑی. جو سیدھی بات ہے، جو میں نے کہا بجائے مرنے کے انسان جو ہے نہ لڑے. مختارہ، آپ نے ایک اپنی NGO بھی بنائی اور اس کی بنیاد جس شخص نے رکھوائی وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. مصطفیٰ بلوچ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مصطفیٰ صاحب، بہت کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک ایسے مشکل وقت میں ایک ایسی خاتون کا ساتھ دیا جو اس وقت بالکل تنہا تھی. یہ جو آپ نے NGO کی بنیاد رکھی مختارہ کے نام سے، اس کا ریزن کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا سوچ تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں جب مختاراں سے ملا تھا تو اس وقت گورنر پنجاب جو تھے وہ مختاراں کو کوئی 5 لاکھ کی گرانٹ دینا چاہتے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مختاراں کو جو اس واقعے کے کمپنسیشن میں دی جائے. لیکن مختاراں انسسٹ کر رہی تھی کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ مجھے لڑکیوں کا اسکول بنا کے دیں. تو اس حوالے سے جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے مختاراں سے پوچھا کہ آپ انسسٹ کیوں کر رہی تھیں کہ جب وہ آپ کو اپنے ذاتی پیسے دے رہا تھا تو آپ نے یہ کیوں انسسٹ کیا کہ لڑکیوں کا اسکول دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بنیادی وجہ 2 تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا 20 تاریخ کو، تو 1 ہفتے تک میرے گھر کے لوگوں نے، میری گھر کی عورتوں نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں جا کے FIR کٹواؤں. لیکن جب میں نے FIR کٹوائی تو اس کے بعد ساری
दुनिया की औरतें मेरी स्ट्रगल में मेरे साथ थी, लेकिन मेरी अपनी फैमिली और मेरे गांव की औरतें मेरे साथ नहीं थी। वो समझ रही थी कि ये मेरे नसीब में था, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए ये आपके साथ होना था, ये हो गया। तो मैंने जो डिफरेंस पाया उसके अंदर, वो डिफरेंस ये था कि बेसिकली एजुकेशन का डिफरेंस था। और उसमें ये था कि जो औरतें मेरे साथ हैं दुनिया की सारी, वो चूंकि पढ़ी लिखी हैं, और मेरे घर की औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो समाज की होने वाली इन ज्यादतियों से मेरा नसीब समझ रही हैं। तो मुझे एक बड़ा डिफरेंस लगा कि अगर हमारे मोज़े की, हमारे वसे की, हमारे इलाके की लड़कियां पढ़ जाएंगी तो कम से कम इन ख्यालात से निकलेंगी कि जो समाज में उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो उनका नसीब नहीं है, लेकिन एक समाज सब कुछ ये कर रहा है जो जिसमें हजारों औरतें जो हैं वो खामोश हो जाती हैं अपना नसीब समझ के। दूसरी वजह उसने जो मुझे बताई वो ये थी कि आज तक मैंने नहीं देखा किसी जज, किसी वकील, किसी डॉक्टर खातून को इसी तरह उठा के लेके उससे ज्यादती की गई हो। बुनियादी और ज्यादातर जो ज्यादती होती है वो फुटी चुनने वाली, बकरियां चराने वाली गरीब खवातीन के साथ होती हैं जो अनपढ़ है। तो मैंने कहा अगर ये आज जो मेरे साथ हुआ है, इसमें अगर मुझे अपनी बच्चियों को महफूज करना है, अपने पूरे मुस्तकबिल को, जनरेशन को महफूज करना है, तो मुझे पहला काम गर्ल्स एजुकेशन का चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका। मुख्तारा, एनजीओ में कितने लोग काम कर रहे हैं? एनजीओ में वैसे तो देखें काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि तलीम का जो स्कूल का अमला है वो अलहदा है, और जो शेल्टर का अमला है वो अलहदा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर शेल्टर होम भी बनाया हुआ है, और रिसोर्स सेंटर का अमला वो अलहदा है, और ऑफिस का जो है ना अलहदा है। काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें 50-60 लोग हो जाते हैं काम करने वाले। मगरबी मीडिया ने आपके इशू को बहुत उछाला। आप समझते हैं कि इसके पीछे सिर्फ वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते थे, या सही मानों में वो आपकी तकलीफ को महसूस कर कर इस इशू को इंटरनेशनली लेकर आए? में एक बात, हमारे जो लोग हैं ना इस बात को तो समझते हैं जो हमारा ना पाकिस्तान जो है ना बदनाम हो रहा है, लेकिन कभी हम लोगों ने अपनी खराबियों को नहीं देखा, हमारी खराबियाँ कहाँ हो रही हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा जो रेप करने वाले लोग हैं, या जो पाकिस्तान में ये ऐसे औरतों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो हम लोगों ने कभी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने वो दूसरों के पीछे भागे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं मुख्तारा कि देखिए आपके मामले को तो उन्होंने बहुत उछाला, लेकिन डॉक्टर आफिया की जब बात आती है तो वो उसको गोल कर जाते हैं। देखिए मैं नहीं समझती क्योंकि मेरे मामले को उन्होंने उछाला है या कोई वो क्या, लेकिन मैं इस चीज़ से नहीं कभी भी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा मुझसे बात की है तो काम के हवाले से की है। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मेरे काम से, मेरे स्कूल के हवाले से, और शेल्टर होम के हवाले से, रिसोर्स सेंटर के हवाले से काफ़ी कम लोग थे जो इस केस पे सवाल करते थे, और काम को ज़्यादा लोग जो है ना अहमियत देते थे, जो मैंने देखा है। इसके अलावा कोई बात नहीं करते? इसके अलावा कोई कम लोग थे जो ऐसे कोई सवाल कर देता था। कभी कोई ऐसा सवाल पाट जाता था तो मेरा अपना पाकिस्तान है, मुझे उससे ज़्यादा वो है। तो एक मरतबा हम लोग स्पेन में बैठे थे, तो वहाँ पर एक बंदे ने मुझे ऐसे सवाल कर दिया, कहते पाकिस्तान के मर्द जो है ना ऐसे है, तो उसकी मेरी अच्छी खासी लड़ाई हुई। मैंने कहा नहीं, अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में हैं। आप ये ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान में, आपके मुल्क में भी है, हर पूरी दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बुरे लोग भी हर जगह पे हैं। आपने डिफेंड किया अपने मुल्क को? बिल्कुल, मैं क्योंकि मेरा अपना मुल्क है, ये कोई कहने की बात है। नाज़रीन, मुख्तारा माई से अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी नज़र में औरत या मर्द दोनों में से ज़्यादा मजलूम कौन है? जो गरीब है वो मजलूम है। झगड़ा इस बात पर होता था आपका उनके साथ कि वो पहली बीवी से रवैया ठीक नहीं रखते।